हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग यूपी लेखपाल के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराती है, उसके लिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी का प्रीवियस ईयर यूपी स्पेशल चला रहे थे, जो कि अभी भी यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है। आज से हम लोग पूरे जीएस, संपूर्ण जीएस का भी प्रीवियस ईयर देखेंगे। और ये चैप्टर वाइज रहेगा कि एक दिन में हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, एशियंट होता है, मॉडर्न होता है और मिडविल होता है। तो आज हम लोग एशियंट देख लेते हैं, कल मिडविल देख लेंगे, परसों मॉडर्न देख लेंगे, ताकि हम लोग के एग्जाम से पहले हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों ने जीएस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब लूसेंट सॉरी किसी भी बुक का नाम नहीं लेना है। किसी भी किताब को पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर कर लें। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर कर लेंगे उतना आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा, क्योंकि अब नया पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जितना प्रीवियस ईयर पूछा है। क्योंकि हर पेपर का इतिहास रहता है कि वो अपना प्रीवियस ईयर रिपीट करता रहता है और आपको प्रीवियस ईयर में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग एशियन हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास में पहला भाग में हम लोग आज एशियन हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और कल हम लोग मिडल को देखेंगे। आज एशियन जितने भी क्वेश्चन होंगे सब खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि खोज किसने की थी, किसने निर्माण कराया था, किसने पहले क्या किया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और प्रीवियस में पूछा गया है। तो सी जो हम लोग का बी एस वाकड़कर ने कराया था। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डेट आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि श्री विष्णुधर ने वर्ष 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका की गुफाएं ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको बता दिया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। थोड़ा हम लोग जल्दी चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। अब हड़प्पा सभ्यता जो हम लोगों का है वो कांस्य युग से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं, इंपॉर्टेंट देखिएगा, पूछा है नहीं की जा सकती, मतलब 3 का एक होगा जो नहीं किया गया था। तो आपको पता होगा कांस्य किया गया था, सोना का उपयोग हुआ था, तांबा भी उपयोग हुआ था, लोहा का उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि लोहा के बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई है। ये हम लोगों का होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। इनको बनाने में लास्ट वैक्स तकनीक यानी मोम ढलाई विधि का उपयोग किया गया था। वर्ष ये इंपॉर्टेंट है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्न से किसके द्वारा की गई थी। तो जो संक्षिप्त शुरुआत जिसने की थी वो सर अलेक्जेंडर थे, और ये 1814-1993 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक प्रमुख रहे। वास्तु में हड़प्पा को विश्व पुरातत्व मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 1853 में दिया ना, 1853 में हड़प्पा की मुहर पाई थी और कलिंग भारतीय में किया, और जो खुदाई है वो दयाराम साहनी ने 1921 में कराई थी। ठीक, एक चीज़ और, ये 1853 डेट से आपको याद होना चाहिए कि भारत में जो पहली ट्रेन थी वो 1853 में ही चलाई गई थी डलहौजी के द्वारा, और ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। जो डेट आए उसमें आप जो क्वेश्चन हो उसको रिलेट करके याद करते रहिए। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। तो ये है मोहनजोदड़ो पे ही मिली है। ठीक, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। जैसे मोहनजोदड़ो शब्द का होता है मृतकों का टीला। ठीक, माउंट ऑफ द डेड, देखिए यहाँ दिया है माउंट ऑफ द डेड, इसी को हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। आगे देखते हैं। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बनवाली पूछा है, ये हम लोगों का इसमें हरियाणा में है। और यहाँ देख लेते हैं, गुजरात में धौलावीरा लोथल पाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कालीबंगा है। पशुपत मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिली है, कहाँ से मिली है, ये हम लोगों का मोहनजोदड़ो से मिला है। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में होकर मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो ये हम लोगों का होगा राखीगढ़। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल में से कौन सा था। पहला हड़प्पा स्थल रोपड़ था। रोपड़ कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर। देखिए पंजाब प्रांत के
सतलज नदी के बाएं तट पर, नदी का नाम याद कीजिए, सतलज नदी के बाएं तट पर पाया जाता है। फिर पूछा है किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया था, पूछा कौन से युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इसी के नाम पर इस युग का नाम भी पड़ गया था, इसका नाम है ताम्र प्रसारण युग। तांबा खोज मतलब उपयोग किया गया था, इसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ गया ताम्र प्रसारण युग। आगे देखते हैं, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हम लोगों को हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल पता होगा सबको, आसान से खोज। 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक, इसकी खोज जो है सन 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, तो CR राव ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, मोमलोपी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था, कौन सी भाषा कहा था, हिंदवी कहा था। हिंदवी से हिंदुस्तान नाम निकला था, तो हिंदवी कहा था। ठीक, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा की कला प्रतिकृति में से किस जानवर को दर्शाया गया है, तो गाय, मतलब नहीं दर्शाया गया है, पूछा है तो गाय को नहीं दर्शाया गया, क्योंकि बाघ है, गैंडा भी है, हाथी भी है, यही गाय नहीं है। आगे देखते हैं, और एक ही देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग और देख लेंगे। यहाँ जो टेराकोटा शब्द दिया गया है, टेराकोटा के लिए GI टैग जो पाया हम लोगों का, यूपी का गोरखपुर शहर पाया GI टैग टेराकोटा के लिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जो रिलेट होगा हम लोग रिलेट करते देखते जाएंगे। हड़प्पा को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, मैं हड़प्पा का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, उन लोगों का धोलावीरा है। ठीक, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पूछा है। कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, तीनों हम लोग पढ़ के आए हैं। पाटलिपुत्र नहीं पढ़े तो पाटलिपुत्र नहीं है, यही सही है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने के वाले पहले थे, सही है ये। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, गलत है, मिट्टी के बर्तन यूज किए थे इन्होंने, लकड़ी का बर्तन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि ये इस समय पाकिस्तान के प्रांत में है। सिंधु लोग कुत्तों और बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी गलत है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो जो अवशेष हम लोगों को मिला है वो सुत्कागेड नोर में मिला है। ठीक है, जो घोड़े की अस्थियां हैं वो सुत्कागेड डोर में मिला है। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये सुरकोटदा है, गलती से लग गया था, सुरकोटदा है, सुरकोटदा में मिला है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ये हम लोगों का है ऋग्वेद में पाया जाता है। जो 4 वेद हम लोग पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और हम लोगों का एक कौन सा वेद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 4 वेद में सबसे पुराना जो वेद हम लोगों का वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद आप लोग कमेंट करके बताएंगे। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्न में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, तो हम लोगों का रहेगा बी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। ब्रह्मचर्य होगा, गृहस्थ होगा, वनप्रस्थ होगा। ठीक है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है, तो हम लोगों का 1028 भजन, या इसी को सूक्ति कहते हैं, याद करिएगा, इसको सूक्ति कहते हैं, याद करिएगा। और 10 मंडल, ये भी इंटरनेट 10 मंडल कहते हैं। और ऋग्वेद के विचार जो उच्चारण करता है उसे होत्रु कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्वेश्चन बार। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गुप्त अनुष्ठान, किसी के पास बैठना, पवित्र छंद, ईश्वर की शिक्षाएं, तो ये होगा किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी के पास बैठना, बैठ के उसकी बातों को सुनना। वेदों में लिखने वाले भगवान वरुण को आह्वान संगनो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था, तो ये भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। गरुड़ अक्सर नौसेना ही अपनाते हैं भारतीय। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग पता होगा कि उसको उपनिषद कहते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और त्रिस्वात्री के बीच का भूभाग क्या कहलाता है, ये हम लोग का ब्रह्मवर्त कहलाता है। ये सब क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देखते चलिए हम लोग, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग
भागों में तोड़ के देखेंगे, जो नहीं पढ़े वो हम लोग टिक करके निकल जाएंगे। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो विश्वामित्र जी और व्यास और सतलुज नदी के बीच में संवाद है। व्यास और सतलुज नदी के बीच संवाद है। ठीक। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है वो क्या है? वो हम लोगों का यजुर्वेद है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह किसे कहते हैं? ठीक। बच्चे को औपचारिक नाम दिया जाता है, ये गलत है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ये भी गलत है। बच्चे को विवाह किया जाता है, ये भी गलत है। उपनयन आप लोग सुनेंगे जनेऊ, जनेऊ मिलेगा जहाँ, वहाँ हमारी जो जनेऊ धारण की परंपरा है, और ये हिंदू धर्म की परंपरा है, जनेऊ है उपनयन से। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उद्धृत कहाँ से लिया गया है? तो ये सबको पता होगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो संहिता कहलाते हैं, अरण्य कहलाते हैं, उपनिषद के ब्राह्मण, तो गद्य संकलन ब्राह्मण कहलाते हैं। पूछा निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन नहीं, वेदांत दर्शन नहीं, संख्या दर्शन नहीं, उपनिषद बता हमको ज्ञान देता है, तो उपनिषद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व वर्णन है? तो आप लोग पता होगा कि इंद्र भगवान को बहुत ज्यादा वर्णन है। इंद्र देवता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इंद्र और वरुण जो देवता है कि इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ऋग्वेद में। यहाँ देखिए आप पूछा 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को होत्रु, या हम लोग पीछे देख लिए होत्रु कहा जाता है। पहले देवता इंद्र किसके देवता हैं? आप लोगों को पता होगा कि ये वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम हम लोग वेद पीछे हम लोग पढ़ लिए ऋग्वेद। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्न किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अपराध अपराधी का जिक्र हम लोग को आता है, देखिए मनुस्मृति सही है, न्याय मीमांसा नाम से पता है सही है, अर्थशास्त्र में भी आता है, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, सबसे आता है। ठीक। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ जो है ये यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के। देखिए अभी आप लोग देख लीजिएगा, यजुर्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण को कौस्तिकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद तांडव और जेमनीय, और अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है आप लोगों को पता होगा, सावित्री देवता ओम भूर्भुवः स्वः है, तो ये जो मंत्र है सावित्री को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन से हैं? अब आपको पता होगा सबसे ज्यादा प्राचीन पुराण कौन सा हम लोगों का मत्स्य पुराण है। इनकी संख्या 18 है। जो पुराणों की संख्या है ये पूछता है, तो पुराणों की टोटल संख्या हम लोग क्या है? 18 है। कौन सा उपवेद नहीं है? वेद का जो भाग होता है उसी को उपवेद कहते हैं, तो कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद है, आयुर्वेद भी है, शास्त्र है, योग वेद कोई वेद नहीं, उपवेद नहीं होता है, योग वेद सही हो जाएगा ये। अब महाजनपद काल हम लोग देखते हैं, किसे सूरसेन अब ये महाजनपद काल जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों का, ये यूपी में यूज होता है, क्योंकि जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद हम लोगों की यूपी में पाए जाते हैं। तो महाजनपद आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका यूपी में भी और जीएस वाले पार्ट में भी काम कर जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। पूछा सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अब सूरसेन का पूछा है, सूरसेन का जो तालुकात है वो मथुरा से है। ठीक है। देखिए मथुरा यूपी में ना, देखिए यूपी से रिलेट कर रहा है। अब 8 जनपद जो हैं वो यूपी में पाए जाते हैं, टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद हम लोगों के यूपी में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। देखिए सूरसेन कहाँ का है? मथुरा का है। वज्र कहाँ का है? वैशाली का है। अंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंपा का है। और काशी पता है वाराणसी, ये भी यूपी में है। अंग भी यूपी वाला है। देखते हैं 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अब आप लोगों को पता होगा कि सबसे मगध महाजनपद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ से बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक सब निकले, तो मगध जनपद के थे, तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद था। ठीक। राजा बिंबिसार, देखिए बिंबिसार आ गया ना, के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ये पता होगा वो जीवक थे। ठीक। जैन एवं बौद्ध धर्म देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन आप लोगों का 5 क्वेश्चन जो आप लोगों का आना है लेखपाल में, आप लोगों का एक क्वेश्चन इस पार्ट से तो मिलेगा 100% कन्फर्म। एक पार्ट से एक क्वेश्चन आप लोगों का आएगा बौद्ध और जैन से।
100% क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ज़्यादा वेटेज है नहीं तो एक क्वेश्चन बता दें, इस क्वेश्चन ये जैन एवं बौद्ध धर्म में, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहीं से ही बने, बाकी मिडिवल और मॉडर्न से बन जाए 4 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जैन एवं बौद्ध धर्म। तो हम लोग देखते हैं आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है। तो ये आदि पुराण पूछा है तो महावीर का नहीं है, पार्श्वनाथ का नहीं है, नेमिनाथ का नहीं है, आदिनाथ जी की है। ठीक, आदिकाल से आदिनाथ याद कर लीजिए। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऋषभ देव जी थे। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, मतलब बुद्ध जी की मृत्यु किस सन में हुई थी, मतलब कौन सी एज अवस्था में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि 80 की उम्र में हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी 80 की उम्र में, 80 साल की उम्र में। कहाँ हुई थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ हुई थी। ठीक, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बुद्ध जी का कहाँ पे हुआ था। ठीक, आगे वीडियो में बता देंगे कहाँ हुआ था और नाम उसका कैसे है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग बताइएगा सर्च करके कौन सा है, कहाँ हुआ था। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। देखिए ये आ गया ना, महावीर स्वामी का है। हमने आपसे बुद्ध का पूछे, महावीर का स्वामी का पूछा है, तो महावीर स्वामी जी पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किए थे, मतलब यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है। पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा है, तो ये आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सांप है पार्श्वनाथ से, यहाँ देख लीजिए, यहाँ सबका दिया हुआ है। पार्श्वनाथ से सर्प है, महावीर स्वामी से सिंह है, अष्टनेम जी से शंख है और ऋषभदेव जी से सांड है। ये देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। ये हम लोगों का हो जाएगा सुत्त त्रिपिटक, मतलब बुद्ध जी की पारंपरिक शिक्षा है। कौन कौन सी शिक्षा कहाँ से लिए थे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है। तो ये जो हम लोगों का अर्थ है, बुद्ध के 3 पवित्र विहार नहीं है, 3 टोकरिया संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। देखते हैं अभी, बुद्ध के 3 अवतार, बुद्ध जी अवतार कहाँ लिए थे, ये भी नहीं है। बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी, ये भी नहीं, गलती उनके 5 प्रथम अनुयायी थे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बी। 3 टोकरिया संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। जैन धार्मिक परंपराओं में कितने तीर्थंकर हुए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। पहले कौन से थे, अंतिम कौन से थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 24 तीर्थंकर थे। ठीक, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दुख से मुक्ति में उनको बुद्ध जी ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। ये बार बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, अभी आगे भी और पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि पहला उपदेश बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। जैन धर्म में 24वां और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है। अभी मैंने आपसे पूछा है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे, चलिए आगे तो मैं ही बता देता हूँ कि महावीर जी को माना जाता है 24वें तीर्थंकर। पहला आप लोग कमेंट करके बताएंगे पहला किसको माना जाता है। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, अभी आप लोग देखे हैं, जिरविंका ग्राम में प्राप्त हुआ था। ठीक है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं, ने साल अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्न में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो हम लोगों का हो जाएगा डुंडकेश्वर गुफा में उन्होंने ध्यान किया था। किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो वैशाली में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 150 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो हम लोग का ये बल्लभी गुजरात में है। ठीक है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है। जिन का अर्थ होता है जो विजेता होते हैं, उन्हें जिन कहते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था, ये अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ठीक, ये आप लोगों से पूछता है कि अहिंसा, जीवों को चोट ना पहुंचाना, सत्य झूठ ना बोलना, अस्ते चोरी ना करना, अपिग्रह संपत्ति का संचय ना करना और ब्रह्मचर्य किसी स्त्री के संसर्ग या मनाही नहीं करना कि मनाही, तो स्त्री पास आपको नहीं जाना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। पुनपुन का आपने नाम सुना है। गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान है वो पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। देखते हैं,
गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, कहाँ दिया था? धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था बुद्ध जी ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो हम लोगों का राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? ये भी हमको बताए हैं कि कुल कितने महाजनपद थे और कितने महाजनपद नहीं है। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 है आपके यूपी में है। 16 में 8 यूपी में, बाकी 8 पूरे भारत में है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये कुशीनगर में लिया गया है। 2013 को कुशीनगर में निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? मतलब बुद्ध जी ने अपना शरीर कहाँ त्याग दिया? अभी आपको हमने बताया था, और पूछा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लेकिन आगे तो बताते हैं कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की उम्र में यहाँ इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था। इनके किसी अनुयायी द्वारा इनको कुछ खिलाया गया था जिसमें फफूंदे लगे थे, उसके खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी बुद्ध जी की। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो हो जाएगा हम लोगों का महाबोधि मंदिर समूह द्वारा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाना जाने लगा? गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में। तो नाम इस पर क्लियर है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। जहाँ हम लोगों का विस्तार करने लगा विस्तार किया जाएगा, जहाँ नहीं करना लगा वहाँ हम लोग टिक मार के चले जाएंगे आगे। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। अभी आपको पीछे हमने बताया है कि यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य, जिसका अर्थ, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण और मार्ग कहा जाता है। क्या है ये? हम लोगों का सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अब देखिए मौर्य मौर्य समाज, इसको जल्दी देखते चले जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? अब रुद्र दामन जो आपका है, ये किस मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुआ था। आगे देखते हैं, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख पर वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे, उनको दिया जाता है। ए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये आप लोगों को पता था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम से चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्न से किस भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व का है? बहुत पुराना झील है वो। तो हम लोग गुजरात में पाया था सुदर्शन झील, उसका है। ठीक है। जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों में सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्न से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन देख लेते हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ, स्वर्णगिरी। इंद्रप्रस्थ जो है ये इनका केंद्र नहीं था। ठीक, तक्षशिला था, स्वर्णगिरी था, उज्जैनी था, पाटलिपुत्र था, तोसली भी था, लेकिन इंद्रप्रस्थ मौर्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था। किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बिंदुसार किस संप्रदाय में रुचि रखते थे? ये आजीवक में रुचि रखते थे। निम्न से कौन सा वह व्यक्ति जिनका नाम देवानाम्प्य प्यादसी भी था? ये तो मौर्य सम्राट के अशोक जी थे, इनका नाम था। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? तो ये चरक जी थे। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली के स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा है? जो नगर पालिका प्रशासन की प्रणाली है उसका विस्तृत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन से बौद्ध संगीत आयोजित किए गए थे? तो हम लोगों का चौथी बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अब देखिए लेखक आप लोगों को पता है, लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जिक्र करेंगे, जो नहीं उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो आप लोग देखिए मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य इंडिका से हैं। ठीक है। फहान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, ये सीयूकी ने किया था। ठीक, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन से है, ऐसे सीयूकी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा।
चरक संहिता संबंधित है। अब चरक नाम ही है और किससे संबंधित है, तो चरक चिकित्सा, चरक की बीमारी होती है, चिकित्सा क्षेत्र में आता है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी, जो मौर्य की अर्थव्यवस्था थी, देखिए पूरे जो पिछला है सब कुछ अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर ही निर्भर थी, तो कृषि आएगा, कृषि मार दिया। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा, वो 13वां शिलालेख है अशोक का। ठीक, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसली थी। यही कलिंग पे ही अशोक का मन विचलित हुआ था, उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया था। उसके बाद ये बौद्ध धर्म को मानने लगे और युद्ध फिर दोबारा इन्होंने नहीं किया। निवेश से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था, तक्षशिला शहर जो हम लोग है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, देखिए कलिंग विजय बताया ना, और उसमें उन्होंने बहुत को दुख हुआ, बहुत लोगों को उन्होंने मार काट, बहुत ज्यादा मतलब विभत्स था युद्ध, वहां से अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। ये 13वां शिलालेख था अशोक का। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, जो स्तंभ पर था। अशोक का सिंह चतुर स्तंभ शीर्ष कन्नौज में एक स्तंभ पर था। ये हम लोगों का होगा सारनाथ। ठीक, सारनाथ में है। आगे हम लोग देखते हैं, सारनाथ है ना डी, सारनाथ से लिया गया है चार सिंह वाला। इसी को हम लोग अपने भारत के उसमें दिखाते हैं, क्या नाम है, राष्ट्रीय चिन्ह में। चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, तो देखिए जो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, समुद्रगुप्त इनको नहीं कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त सेम नाम, एक ही लोग का नाम है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, ये पूछा किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं होता, सो साहबजागढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। कौन से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो वो हम लोगों का स्तंभ है। ठीक, इनमें से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, मतलब अशोक के मतलब जो अधीन नहीं आया था वो हम लोगों का कामरूप था, ये अशोक के अधीन नहीं आया था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, जो बृहद सांची स्तूप हम लोगों का वो मौर्य काल से संबंधित है। ये कहाँ पे है, देखिए सम्राट अशोक ने करवाया था, इसका निर्माण 30 शताब्दी पूर्व है। सांची मध्य प्रदेश, कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, योग दर्शन के प्रवर्तक हम लोग थे महर्षि पतंजलि जी थे। ठीक, आगे देखते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उनके प्रभुत्व दक्षिण व नर्मदा नदी के फैले थे, और पाटिलपुत्र अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने तो अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमोट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागीरथ था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। सोचिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर उससे ज़्यादा छोटा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का था, तो यहाँ से शुंग वंश राजवंश आ गया। ठीक, एक छोटा सा आंसर क्वेश्चन दिया आपका 7-8 लाइन में। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, जो कुषाण थे वो चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। अब गुप्तोत्तर समाज देखते हैं। सातवाहन वंश के बारे में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूछा सातवाहन वंश कि आप लोगों का कि सीमुक इस वंश का संस्थापक था, सातवाहन का देखते हैं हम लोग। और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये तो सही है। इस वंश के 7वें राजा हाल संस्कृत भाषा का, ये गलत है तीसरा, तो हम लोग का पहला और दूसरा सही होता है, और ये हम लोग का ऑप्शन ये सही है। इनमें से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ये आप लोगों को पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे दंतदुर्ग जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लोग देखते जाइएगा। देखो कौन सा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी वो थानसेर थी। क्या थी, थानसेर। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो ये हम लोगों के थे हरिसेन। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, और हरिसेन अभी हम लोग पीछे ऊपर बढ़ के समुद्रगुप्त के दरबारी करते हैं। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी थे,
अब मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग जाएंगे तो अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, ठीक है। अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय में भी 9 रत्न थे, अकबर में भी 9 रत्न थे। खगोलविद बारह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये हम लोगों का हो जाएगा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे, ठीक। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का सम्राट था जिसने 606 से 627 से शासन किया। यह पुष्यमित्र पुष्यभूति वंश का था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी आप लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी चिकित्सक थे, चरक भी चिकित्सक थे, ये आप लोग क्लियर करिएगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ठीक है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज था? जो 5वां इंडीज हम लोग था वो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, ठीक। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह कौन सा स्थान था? वो प्रयाग था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व आप लोग बताइएगा कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? देखिए गुप्त काल में भी महिला शासिका थी, तो आप याद करिएगा प्रभाती गुप्ता जी थी, गुप्त काल की पहली महिला शासिका। राजपूत राजवंश अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी हम लोग तो दिल्ली पर किसका शासन था? ये तोमर वंश के थे। जयचंद का विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान, आपको पता होगा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी, हाँ, तो विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान को पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद चंदावर के 1954 में मारा गया और जिसको बुलाया था उसी ने इसको मारा, गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने इसको मारा था। इसी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया था, जयचंद, ठीक। या देख लेते हैं हम लोग। तराइन का 1192 का युद्ध, तराइन का 1191 का युद्ध, 1191 का युद्ध। यहाँ पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन उसने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था गौरी, तो उसको जीवित छोड़ दिए थे। तो 1192 में फिर लौट के आया और 92 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन किया? मतलब कौन सा ऐसा वंश था जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन किया? तो ये राजपूत ही थे जो भारत के दक्षिण भाग पर शासन किए। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य हम लोगों का भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आप लोग एग्जाम से पहले सोच रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए पूरा प्रीवियस ईयर, जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे तो आप लोग जीएस के लिए सफिशियंट रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो हम लोगों का है नेत्रवती नदी, ठीक। किस निम्न से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम मंदिर बनवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो एक किझाड़ी जो संग्रहालय है ये तमिल से संबंधित है। चोल साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ये विजयालय चोल थे, ठीक। इनमें से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण से नहीं बनाया गया था? अब ये आपका कौन सा बनाया गया था? नटराज मंदिर बनवाया गया था। गोंडेश्वर महादेव मंदिर ये नहीं बनवाया गया था। ये बनवाया गया था पलायवनाथ मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर ये भी बनवाया गया था। आगे देखते हैं। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन थी? तो मलयालम बोली जाती है महोदय साम्राज्य में। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ये अधिराज चोल ने करवाया था, ठीक। आगे देखते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो साहित्य ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता था। तमिल साहित्य ये साहित्य संगम के रूप में प्रसिद्ध है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन
सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? जो दान में दिया जाता था उसे पल्लीच्छांदम नंदम कहते थे। ठीक है। आप प्राचीन काल साहित्य में साहित्यकार पढ़ते हैं, कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? अब ये पुरस्कार है, ये भी आप लोग दीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, इंपॉर्टेंट है। कौन, किसने क्या लिखा, किसने क्या नहीं लिखा? ठीक, पूछा है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। हर्षवर्धन द्वारा क्या नहीं लिखा गया था? ये आप लोगों को पता होगा, कादम्बरी उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि रत्नावली इन्हीं की है, प्रियदर्शिका इन्हीं की है, नागानंद इन्हीं की है। ठीक, हर्ष को रत्नावली प्रसन्ना और नानंद के कृतियों के श्रेय दिया जाता है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी देख लीजिएगा, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। कादम्बरी के लेखक कौन है? पूछ लिया नीचे ना, अभी हम लोग बाण भट्ट पढ़ के हैं तो बाण भट्ट हो गया। इतिहास में उन्होंने ऐतिहासिक स्रोत के विचार करें। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख, कालिदास की रचना है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो क्या करना है इसमें? राजशेखर का काव्य मीमांस, तो यही सही होगा, ये नहीं है, बाकी ये सब तो ये हैं, ये आपको पता होगा। कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाले पुस्तक राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ जी हैं। कल्हड़ जी हैं। ये इंपॉर्टेंट कौन किया जाएगा? तो कल्हड़ जी मान लीजिएगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक किसने? आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र के लेखक हमारे जो विष्णुगुप्त जी हैं। ठीक, इन्हें ही चंद्रगुप्त, इन्हें ही चाणक्य कहा जाता है। देखिए, चाणक्य, कौटिल्य इन्हें ही कहा जाता था। कालिदास जिन्होंने लिखा था वो मेघदूत और रघुवंशम लिखे थे। पतंजलि ने महाभाष्य, योगसूत्र लिखा था। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्न से कौन सा है? तो शूद्रक ने जो है वो नाटक लिखा था। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तमिल से है तोलाकाप्यम। ठीक है। नीतिसार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? नीतिशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये कामंदक के द्वारा लिखा गया था। वैसे किसने निरुक्तक, व्युत्पत्ति विज्ञान, भारत शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान में सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखा है? ये श्री यास्काचार्य जी हैं, जिन्होंने इसको लिखा है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतत्व। पंचतत्व देखिए पूछता है किसने लिखा है? इसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। कहानियां शामिल है मुख्य रूप से मौखिक परंपरा संबंधित, जो मूल रूप से निम्न से किस भाषा में लिखी गई है? इसकी भाषा को किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत। ठीक। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? लीलावती जो हम लोगों का वो गणित पर लिखा गया है, गणित की लीलाओं पर लिखा हुआ है। मालक्य मित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हम लोगों का कालिदास जी ने लिखा है। ये देखिए किसने लिखा है? तो कालिदास ने मालक्य मित्रम लिखा है। दशकु मार चरितम दांडी ने लिखा है। स्वप्नवास दत्ता जो हम लोगों का महाकवि भास ने लिखा है। और क्रातोजुनियम लोगों का वार्वी ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन से हैं? पता होना चाहिए कि आपके कालिदास जी हैं। देखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। महाभास पतंजलि ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। आगे देखते हैं, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो हम लोग मैक्सिमम किताबें संस्कृत भाषा या तमिल भाषा में लिखी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से कहाँ का निवासी था? मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया बार बार। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग प्राचीनतम स्थापत्य कला। सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लंबा लंबा देखते चल जाइए। इसे हम लोग आंसर ही देख लेते हैं। कौन सा गलत है? बी गलत है। ठीक है। निचले हिस्से में सामने पत्थर और मोर, इतना ना कौन ज़्यादा डीप पढ़ने जाएगा, छोड़िए इसको। अच्छा देखते हैं, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली की सबसे विकसित उदाहरण निम्न से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापित शैली का है? ठीक है। तो ये हम लोग का विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी, तो भद्रा नदी के किनारे पे स्थित है, कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक, आगे देखते हैं, मंदिर देख लीजिएगा। सोमनाथ मंदिर पता है आप लोग गुजरात है। तिरुपति मंदिर बालाजी आंध्र प्रदेश में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। स्तूप के आधार वृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना कहलाती है, तो हम लोगों का हर्मिक कहलाता है। त्रिरश्म बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? ये हम लोगों का महाराष्ट्र में स्थित है।
कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा अनुचित युग्म है, मतलब कौन सा गलत है? हम्पी स्मारक जो हम लोगों का विजयनगर राजवंश ने बनवाया, सही है। लिंगराज मंदिर सोमवार राजवंश, ये भी सही है। खजुराहो चोल वंश ने नहीं बनाया, यही गलत है। ठीक। हजार स्तंभ जो काकतीय राजवंश ने बनाया था, ये चंदेल वंश ने बनवाया था। खजुराहो को चंदेल राजवंश ने बनवाया था। फिर दिया है कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? उत्तर पूर्व में, बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो ये हम लोग भारत के पश्चिमी क्षेत्रफल में स्थित है। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्रित ऊनी कपड़ा है। ठीक है, कलमकारी चित्रकला, हाँ ऊनी कपड़ा ही है। खजुराहो के समूह के प्रसिद्ध क्या था? सॉरी, चित्रकारी कलमकारी पूछा है। तो ये हम लोग दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। ठीक, आगे देखते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो पता होना चाहिए कि खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सबसे बड़े मंदिर में से एक है, तो ये है कैलाश। ठीक। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? जो मथुरा कला स्कूल हम लोगों का है वो कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा। भारत में नौ पाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये हम लोगों का भीमबेटका में मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये हम लोग का सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला यूपी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो यूपी में रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लेखपाल यूपी का है, तो यूपी का देखते रहिएगा। हम लोगों का जो है एशियन हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ से कवर होता है। अब कल हम लोग जो है मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और काफ़ी तेज हम लोग चले इसलिए क्योंकि एक एक पार्ट हम लोग कवर करना, अभी 700 पेज की श्रृंखला है, तो हम लोगों को एक एक पार्ट पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी हम लोग एग्जाम से पहले इसको कवर कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा एक बार कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।